हाथरस हादसे पर इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी ये कि बाबा के सेवादार चरण का टीवी9 भारतवर्ष पर बड़ा खुलासा। सत्संग के आयोजन में लापरवाही बरती गई, ये कहा है सेवादार चरण सिंह ने। रास्तों में पानी के इंतजाम से हुई थी फिसलन, चरण सिंह का ये कहना है। उसके अलावा उसने ये भी कहा कि गलत जगह चुनने की वजह से जाम लगा था। हाथरस हादसे पर सेवादार चरण सिंह की ये बड़ा बयान। हाथरस में 2 जुलाई को सिकंदराबाद में जो भयानक हादसा हुआ, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई, क्या कुछ कारण थे? उस पूरी बात को समझने के लिए क्या कुछ लापरवाही बरती गई, कौन उसके गुनहगार हैं, इस पूरी बात को समझने के लिए इस वक्त मेरे साथ दिल्ली के नजफगढ़ से वो व्यक्ति मौजूद हैं जिनका नाम है चरण सिंह, जिनकी जिम्मेदारी उस दिन 2 जुलाई को मंच पे लगी हुई थी। मंच को पूरा वो देख रहे थे, मंच को संभाल रहे थे। दिल्ली से अपनी टीम के साथ वो गए थे मंच को संभालने के लिए। उस दिन क्या कुछ कमियां रहीं, क्यों 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उस पूरे साक्ष्य के जिम्मेदार कौन थे, वो बताने के लिए हमारे साथ चरण सिंह हैं। चरण सिंह जी, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है जब भले ही भारी मन से, लेकिन ये बात तो सामने आनी चाहिए देश के कि किसकी वजह से ये हादसा हुआ। जी सर, जब ये हादसा हुआ था उस समय हम तो अपने मंच पे वो उठा रहे थे, उसको उखाड़ के और इकट्ठा कर रहे थे और पेड़ पौधे इकट्ठे करवा रहे थे, क्योंकि हमें तो बाद में आकर के वहाँ मेवाराम ने संचालक जो कहा चंद्रशेखर जी से कि वहाँ कुछ 15-20 महापुरुष गिर गए हैं और उनके लिए एम्बुलेंस मंगाओ, फटाफट हॉस्पिटल पहुँचाओ। तो उन्होंने चंद्रशेखर जी ने तुरंत कमेटी वालों को अनाउंस किया कि कमेटी वाले जहाँ भी हैं भाई आएँ और एम्बुलेंस की व्यवस्था करें और इन महापुरुषों को हॉस्पिटल पहुंचाएं। उसके बाद हम वहाँ से हम भी गए देखने के बाद हमने जब वहाँ देखा तो ज़्यादा एम्बुलेंसें आई हुई थी, पुलिस की गाड़ियाँ भी थी फिर काफ़ी। उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल भी गए, सिकंदराबाद भी और वहाँ एटा में भी, दोनों हॉस्पिटल गए। जाकर के हमने देखा तो हमें भी बड़ा दुख हुआ कि ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि ऐसा कभी तक हमने नहीं देखा था। क्योंकि 2000 से जुड़े हुए हैं, मान लो 24 साल हमें हो गई, हमने ऐसा हादसा आज तक कहीं नहीं देखा। और इससे ज़्यादा भी संगत आती थी, भीड़ तो काफ़ी रहती थी, लेकिन ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ जो यहाँ हुआ है। मुझे ये बताइए, सवाल ये खड़े हो रहे हैं, भोले बाबा उर्फ क्या नाम है, साकार विश्व हरि, और भी बहुत सारे नाम हैं। कई साल से आप कह रहे हैं कि वो सत्संग कर रहे हैं और हज़ारों लाखों की भीड़ आती है। आप कह रहे हैं 15-20 लोग गिरे, 121 लोगों की मौतें हुई हैं। तो सर पहले 15-20 लोग गिरे। उन्होंने जब जैसे आकर के बताया, दिल्ली पुलिस के मेवाराम जी हैं, उन्होंने उसके बाद 5 ग्रेड की गाड़ी आई और उन्होंने पानी मारा जो कीचड़ में सने हुए थे आदमी। हुआ क्या था, मेरे को ये बताइए कि कितने बजे महाराज निकले, बाबा कितने बजे वहां से निकले? 1:30 बजे निकल गए वहाँ से। 1:30 बजे आरती हुई है, उससे पहले ही निकल गए, आरती शुरू होते ही। 1:30 बजे कथा का समापन हो गया था? हाँ, 1:30 बजे से पहले हुआ है। अच्छा। और आरती 1:30 बजे तक हुई है, उससे पहले ही वो निकल गए। आरती शुरू जैसे होती है वैसे निकल जाते हैं वो। आरती के लिए नहीं रुकते हैं वो? नहीं, आरती के लिए नहीं रुकते। अच्छा। हाँ, आरती शुरू होते ही निकल जाते हैं वो। निकलने के बाद काफ़ी देर, करीब आधा पौन घंटा बाद जब वो मेवाराम जी आए, जब हमें पता चला है, उससे पहले हमें पता ही नहीं चला। नहीं, लेकिन बात तो ये सामने आई कि जब बाबा निकले, जब भोले बाबा वहां से रवाना हुए, उनकी गाड़ी के पीछे लोग दौड़े, उनके चरणों की मिट्टी को छूने के लिए, उनकी चरणों की मिट्टी को सर से लगाने के लिए लोग दौड़े और एक के ऊपर एक चढ़ बैठे, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। नहीं सर, ऐसा तो है नहीं। सुनो, अगर रंगोली बनी हुई थी वो पांडाल के रोड के इस तरफ ही बनी थी, नहीं जिधर पांडाल है, तो उधर तक, वहीं तक तो रंगोली थी। अगर गिरते तो हादसा होता तो वहाँ होता। हादसा हुआ रोड उस पार, उधर तो रंगोली थी नहीं ना, कोई वो था, तो वहाँ तो कोई चरण रज लेने का कोई मतलब ही नहीं। और ना उन्होंने, नारायण साकार हरि ने कभी कहा किसी को कि चरण रज लेनी चाहिए या नहीं, किसी को कुछ नहीं कहा उन्होंने। ये तो हादसा हुआ कैसे, आपको क्या मालूम चला? मैं बता तो रहा हूँ, मैंने जो देखा है, एक वीडियो जो मेरे सामने आई है उसमें बहनें बता रही हैं कि उसमें 8-10 महापुरुष जो भी थे, मोटे मोटे थे, वो बाहर के आए हुए थे, जो सत्संग में कभी नहीं आते हैं, और लोअर और टी-शर्ट पहने हुए थे, और उन्होंने ऐसे धक्का मुक्की की और वो कुचलते चले गए, तब वहाँ हादसा ज़्यादा हुआ है। तो आप क्या कह रहे हैं, ये साजिशन हादसा हुआ है? आप ये कह रहे हैं कि ये साजिश है किसी की? हो सकता है वो साजिश है। मैंने तो आपको वीडियो भेजी है इसी चक्कर में। लेकिन वहाँ प्रशासन का कहना है कि 80,000 लोगों की इजाज़त थी,
आप लोगों ने 2.5 लाख लोग इकट्ठे कर लिए। नहीं सर, ये एक बात बताइए, 80,000 की थी या अनगिनत लोगों की परमिशन ली जाती है प्रथम मंगलवार में, लेकिन वहाँ कोई किसी को आमंत्रित कार्ड तो भेजता नहीं है करना इसमें 80,000 ही आएंगे या कम लेकिन आएंगे। व्यवस्था तो 80,000 की गई होगी ना, पंडाल हो गया, पंडाल में सारे में व्यवस्था बैठने की थी। अब उसमें कितने आते हैं वो तो परमात्मा जाने। मान लो किसी को आमंत्रित तो किया नहीं जाता है, ना वो करते हैं ना कमेटी आयोजन करते हैं कोई उसको कह यहाँ आमंत्रित कार्ड किसी को दिया जा रहा है तो वो आएंगे, उसमें तो पब्लिक है कितनी आ जाती है कितनी नहीं। तो आपने सुना बाबा के सेवादार को। वहीं मैनपुरी के बिछवा आश्रम में देर रात एसटीएफ की कार्रवाई भी हुई तो हाथरस हादसे की शुरुआती एसआईटी जांच रिपोर्ट भी सौंप दी गई। देखिए मैनपुरी हादसे पर जारी एक्शन की पूरी खबर। तस्वीरें मैनपुरी के बिछवा आश्रम में हुई एसटीएफ के एक्शन की हैं। देर रात एसटीएफ की टीम भोले बाबा के बिछवा आश्रम में दाखिल हुई। सूत्रों के मुताबिक बिछवा आश्रम में करीब 1 घंटे तक कार्रवाई हुई। इस दौरान बिछवा आश्रम के अंदर काफी गहमा-गहमी रही, छानबीन और पूछताछ भी की गई। 1 घंटे चली कार्रवाई के बाद एसटीएफ की टीम कुछ गाड़ियों को अपने साथ ले गई। इन गाड़ियों का रहस्य क्या है, इन गाड़ियों को एसटीएफ अपने साथ क्यों लेकर गई, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इधर एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की रिपोर्ट में 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। ऐसे में जान लीजिए आखिर हाथरस भगदड़ की एसआईटी रिपोर्ट में क्या है। एसआईटी की टीम ने हाथरस हादसे के वक्त मौके पर मौजूद लोगों के बयान लिए तो सेवादार और पुलिस कर्मियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। सत्संग की इजाजत देने वाले एसडीएम का भी बयान लिया गया है। तो हाथरस के डीएम और एसपी से भी एसआईटी ने सवाल जवाब किए। एसआईटी की इस रिपोर्ट में डीएम और एसपी समेत 100 लोगों के बयान दर्ज हैं। तो इस रिपोर्ट में चश्मदीद और डॉक्टर्स के बयान भी दर्ज किए गए हैं। हाथरस हादसे पर एसआईटी की रिपोर्ट अब न्यायिक आयोग को सौंपी जाएगी। हाथरस हादसे के बाद भोले बाबा से जुड़े नए नए खुलासे हो रहे हैं। बाबा का कानपुर वाला आश्रम भी किसी किले से कम नहीं है, उस पर भी ये रिपोर्ट देखिए। आश्रम के गेट पर सोने के रंग के बड़े बड़े गुंबद, किले जैसा बुलंद दरवाजा, सेवादारों की फौज। तस्वीरें भोले बाबा के कानपुर वाले आश्रम की हैं। बाबा नारायण साकार हरि का यह आश्रम कानपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव करसुई में है। बाबा का यह आलीशान आश्रम 8 बीघा जमीन पर फैला है। हालांकि आश्रम के सामने बने रास्ते को लेकर गांव वालों और सेवादारों में आए दिन विवाद होता है। और यहाँ पहले पुराना एक आश्रम था संत का, वो एक्सपायर हो गए हैं। उन्हें कुटी है, उनकी कुआं बनाया उन्हीं का है, उसी में आधी जगह लेकर उन्होंने अपना ये बना लिया था समझौता करके गाँव वालों से, लेकिन है वो सरकारी जगह गौचरा के रूप में है। करसोई गांव के लोगों ने बताया कि भोले बाबा के आश्रम का मुख्य सेवादार अनिल तोमर हाथरस हादसे के बाद से फरार है। तोमर कौन है? वो जो इसका मालिक है। क्या नाम है उनका पूरा नाम? तोमर का। अभी तोमर को बोलते हैं, हमें क्या नाम है? कानपुर में आश्रम के अंदर वीवीआईपी इंतजाम मौजूद है। ग्रामीणों का कहना है कि आश्रम में एक तिलिस्मी दुनिया है। हाथरस हादसे पर आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि भोले बाबा की लोकेशन मिल गई है। टीवी 9 पर देखिए इस बाबा की लोकेशन पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। मिल गई बाबा की लोकेशन, मिल गया बाबा साकार हरि का ठिकाना। हाथरस हादसे के बाद हर कोई जानना चाहता है कि आखिर बाबा कहाँ हैं। हाथरस हादसे के बाद बाबा कहाँ गया? आखिरकार टीवी 9 की टीम ने बाबा को ट्रेस कर लिया है। बाबा की लोकेशन पर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बाबा मैनपुरी के आश्रम में ही मौजूद है। सूत्रों ने बताया कि हाथरस हादसे के बाद से बाबा इसी आश्रम में रह रहे हैं। इससे पहले भी टीवी 9 ने बाबा की लोकेशन के बारे में बताया था। आप खुद सुनिए मैनपुरी के इसी आश्रम में मौजूद सेवादार ने 2 जुलाई की रात कैमरे पर क्या कहा था। आप यहाँ सिक्योरिटी में हैं? हाँ, सेवादार। अच्छा, बाबा जी कितने बजे से यहाँ आए हुए हैं? लगभग 3 बजे करीब। 3 बजे की। हाथरस में इनका कार्यक्रम था सत्संग का, वहाँ से खत्म करने के बाद यहाँ आ गए? हाँ। अच्छा, तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? यार हैं, कितने बार बोलूं? बाबा के मैनपुरी वाले बिछवा आश्रम की कीमत करोड़ों में है। आश्रम अलीगढ़ जीटी रोड पर 21 बीघा जमीन में बना है। आश्रम में बाबा के आलीशान लग्जरी गाड़ियों को रखने के लिए गैरेज भी है। भोले बाबा का मैनपुरी वाला बिछवा आश्रम किसी 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं से लैस है। इस आश्रम की भव्यता ड्रोन कैमरे से आप भी देखिए। तस्वीरें मैनपुरी के बिछवा आश्रम की हैं। ड्रोन से कैप्चर इन तस्वीरों में बाबा का आश्रम महल जैसा दिखता है। पूरा आश्रम सफेद रंग से कलर किया गया है। यही वजह है कि इस आश्रम को स्थानीय लोग व्हाइट हाउस भी कहते हैं।
ड्रोन तस्वीरों से देख सकते हैं कि इस आश्रम के छज्जे पर भोले बाबा की एक तस्वीर भी लगाई गई है। तो झोपड़ी नुमा छत को लाल रंग से रंगा गया है, तो कुछ हिस्सों पर नीला रंग भी किया गया है। इस आश्रम में हर सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। करोड़ों की जमीन पर बने इस आश्रम के चारों तरफ खास तरह की बाउंड्री की गई है ताकि इस आश्रम की सुरक्षा को चाक चौबंद बनाया जा सके। आश्रम के गेट के पास बाबा के लिए बैठने का एक खास स्थान भी बनाया गया है। प्रवचन देने के लिए बनाई गई इस जगह पर झोपड़ी भी बनाई गई है। भोले बाबा का आश्रम 5 स्टार होटल की तर्ज पर बना है। 4 साल पहले बाबा ने गिफ्ट में मिली 21 बीघा जमीन पर यह आश्रम बनवाया था। इस आश्रम में भोले बाबा खुद 6 आलीशान कमरों में रहते हैं, जबकि 6 कमरे कमेटी के सदस्यों और सेवादारों के लिए बने हैं। यहाँ एक आलीशान कैफेटेरिया है। खाना बनाने के लिए भी अलग से इंतजाम है। और मैनपुरी के बिछुआ आश्रम में इस स्वयंभू भोले बाबा की मौजूदगी का पता चला है। इसी आश्रम का TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा ने जायजा लिया। बाबा नारायण साकार हरि कहाँ है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बाबा हादसे के तुरंत 1 घंटे के बाद अपने मैनपुरी के बिछुआ के इसी आश्रम में आ गए थे और तब से इसी आश्रम में मौजूद हैं। बाबा के आश्रम के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा हुआ है। यहाँ पे हर वक्त पुलिस की गाड़ियां रहती हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई भी बाहर का शख्स आश्रम के अंदर ना जा सकता है, ना अंदर वाले बाहर आ रहे हैं। अभी भी आश्रम के अंदर तमाम सेवादार मौजूद हैं। पुलिस कई बार आश्रम में गई थी, जिस दिन यह हादसा हुआ उस दिन अंदर गई थी आश्रम में। इसके अलावा पुलिस बुधवार की देर रात लगभग 11 बजे SP सिटी और SOG के करीब 20 से 25 पुलिसकर्मी 1.5 घंटे तक इस आश्रम में छानबीन करते रहे। बताया जा रहा है कि जो बाबा के खास हैं, जो उनके अनुयायी हैं, देव प्रकाश मधुकर, जिनके खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है, पुलिस ने उनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। उसी की तलाश में लगभग 1.5 घंटे तक पुलिस ने यहाँ पर छानबीन की थी, उसकी तलाश की थी। इसके अलावा तमाम जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि बाबा घटना के बाद से ही लगातार इसी आश्रम के अंदर मौजूद है। इस बीच नारायण साकार हरि की गाड़ियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। TV9 भारतवर्ष के पास काफिले की गाड़ियों के नंबर हैं। बाबा की गाड़ी पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। बाबा की गाड़ी में आगे की सीट पर महिला बैठी दिखी है। दिल्ली के नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी है। गाजियाबाद मैनपुरी नंबर की आधा दर्जन गाड़ियां हैं। 1 दर्जन गाड़ियों के काफिले से चल रहा था बाबा का ये पूरा साम्राज्य। ये सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखेंगे आप, ये 2 जुलाई की फुटेज है जिसमें 2:09 पर ये टोल प्लाजा, हासूपुर टोल प्लाजा जो पड़ता है, आसपुर टोल प्लाजा जो पड़ता है उसको क्रॉस कर रहा है। 2 जुलाई को आसपुर टोल प्लाजा को क्रॉस करते हुए ये तस्वीर है। और ये बाबा के काफिले की पहली गाड़ी है जिसका नंबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, DL 10CH 8756। और इसमें आप देखेंगे आगे बैठा शख्स शीशा खोल के हाथ दिखा रहा है कि टोल नहीं लेना है। और यहां टोल पर बैठे जो कर्मचारी हैं बेचारे, वो टोल, क्योंकि इतनी स्पीड में गाड़ियां आती हैं, नियमों को धत्ता बताते हुए ये लोग बिना टोल दिए यहां से गुजरते हैं और टोल के बैरियर को हटा दिया जाता है। ये बाबा के काफिले की पहली गाड़ी है। जी, ये पहली गाड़ी है। अब दूसरी गाड़ी और तीसरी गाड़ी दिखाइए और ये दिखाइए किस गाड़ी में बाबा सवार था, जरा वो दिखाइए। पहली गाड़ी की आपने तस्वीर देखी, अब हम आपको दूसरी गाड़ी की तस्वीर दिखाते हैं। इसके बाद उस टोल पर दूसरी गाड़ी की तस्वीर आपको नजर आएगी। ये वो दूसरी गाड़ी है। ये दूसरी गाड़ी की तस्वीर देखिए, UP 14। एक बार फिर से थोड़ा प्रीवियस करिए, प्ले करिए। हम एक बार, क्योंकि इतनी स्पीड में गाड़ियां गुजरी हैं कि उनको ट्रेस कर पाना, ये पहली गाड़ी थी। अब इसके बाद दूसरी गाड़ी आएगी। दूसरी गाड़ी का हम आपको नंबर, बस ठीक है, UP 14 DX 1234, ये उस काफिले की दूसरी गाड़ी का नंबर है। और आपको हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन गाड़ियों में बाबा के लोग सवार थे और ये लोग इसी तरह से टोल प्लाजा पर बिना टोल दिए फराटा भरते हुए मैनपुरी की तरफ रवाना हुए हैं। अब उन 2 सफेद गाड़ियों की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे जिसमें बाबा के लोग सवार है और बाबा खुद सवार है। और वो महिला जो मंच पर नजर आ रही थी वो बाबा की गाड़ी की अगली सीट पर बैठी हुई है। वो गाड़ी जरा दिखाइए, अगली गाड़ी। ये दूसरी गाड़ी की आपने तस्वीर देखी, पहला स्कॉर्पियो, दूसरा आर्टिका और ये तीसरी गाड़ी, ये हुंडई की गाड़ी है। नंबर है 23BH 983M। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 23BH 0983M। ये
हुंडई की गाड़ी है और ये क्रेटा गाड़ी है जो काफिले में नंबर 3 चल रही थी। इसी व्हाइट गाड़ी के पीछे बाबा की गाड़ी है जो XUV 700 बताई जा रही है और उस गाड़ी में नंबर है या नहीं है आगे की तस्वीरों में जरा भैया दिखाइए। अगली गाड़ी कौन सी है? ये उस टोल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आसपुर टोल प्लाजा है ये और बस आप रोकिए, ये वो गाड़ी है जिसमें बाबा सवार होकर वहां से निकला था। इसी गाड़ी के बारे में, इसकी टाइमिंग के बारे में झूठ बोला गया और यह कहा कि घटना के दिन वो घटना से कई घंटे पहले निकल गया था। लेकिन इस गाड़ी की अब तस्वीर देखिए, बस अब आप रोक दीजिए। XUV 700 बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी, व्हाइट कलर की गाड़ी। इसी गाड़ी में पीछे बाबा सवार है और हमें वो तस्वीर, ये ड्राइवर है, ये वो महिला जो मंच पर उसके साथ नजर आती है और पीछे की सीट पर वो बाबा नजर आ रहा, नजर नहीं आएगा आपको, जो बैठा हुआ है। इसी गाड़ी में सवार होकर बाबा फरार हुआ था। थोड़ा सा पीछे करिए और एक बार जरा हमको फर्राटे से गाड़ी कैसे निकलती है जरा वो दिखाइए। ये देखिए, एक बार प्रीवियस करिए जरा इसको। ये काफिले की चौथी गाड़ी, लेकिन हम आपको प्रीवियस करके उस गाड़ी की तस्वीर एक बार फिर से दिखाते हैं जिसमें बाबा बैठा। थोड़ा सा और प्रीवियस करिए, थोड़ा सा और पहले करिए, हाँ प्ले करिए। अब देखिए, ये वो गाड़ी है। ये गाड़ी आती है टोल प्लाजा में कैद हो जाती है और बाबा जिस गाड़ी में चल रहा है, सबसे बड़ा खुलासा, पहली बार TV9 भारतवर्ष पर उस गाड़ी में कोई नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी के बाबा गाड़ी में सवार था और यहां से निकला है। यह बड़ा खुलासा। XUV 700 गाड़ी है, व्हाइट कलर की ब्रांड न्यू गाड़ी। आगे एक महिला बैठी है, संभवतः ये वही महिला हो सकती है जो आमतौर पर उसके साथ मंच पर नजर आती है। हाथरस में सत्संग खत्म करने के बाद कहां फरार हुआ बाबा, ये सबसे बड़ा सवाल। TV9 संवाददाता विपिन चौबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस बीच कई अहम खुलासे कर रही है। सत्संग के बाद मैनपुरी की तरफ रवाना हुआ था बाबा, ऐसी जानकारी हमें मिल रही। पहली तस्वीर उसकी हमें इसी पेट्रोल पंप के CCTV कैमरे में नजर आई, जिसमें साफ तौर पर बाबा अपने काफिले के साथ मैनपुरी की तरफ, मतलब ये जो सड़क है दाहिनी तरफ जो सड़क जारी है ये मैनपुरी की तरफ जा रही है और इसी सड़क पर बाबा का काफिला जाता हुआ नजर आया और वो पूरी चीज इसी CCTV कैमरे में कैद हो गई। जिसका मतलब ये है कि बाबा यहां से निकलने के बाद मैनपुरी की तरफ रवाना हुआ, लेकिन बाबा रास्ते में कहां रुका, उसकी गाड़ी किन किन इलाकों को क्रॉस करती हुई मैनपुरी पहुंची और क्या बाबा आश्रम गया, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम मैनपुरी तक के सफर पर निकले हैं। मैनपुरी तक जाने वाले सफर में कौन कौन से रास्ते पड़ते हैं, क्या बाबा का काफिला कहीं और टर्न कर गया, यही सब कुछ जानने के लिए सफर को शुरू कर चुके हैं हम लोग। और पहली तस्वीर बाबा की CCTV कैमरे में कैद हो गई। यहां तक तो बाबा हमें नजर आया है, बाबा का काफिला नजर आया, लेकिन आगे कहां किन किन रास्तों से होकर उसका काफिला गुजरता है और कहां वो नजर आता है और क्या सीधे आश्रम पहुंचता है। और अगर बाबा पिछले 4 दिन से आश्रम में है तो मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए बाहर क्यों नहीं आ रहा है, पुलिस उसके आश्रम पर छापेमारी क्यों नहीं कर रही है और अब तक 122 लोगों की मौत के बाद भी बाबा से पूछताछ क्यों नहीं हुई, बाबा कहां छिपा बैठा है, इसी सवाल का जवाब जानेंगे। और बाबा साकार हरि पर TV9 भारतवर्ष आपको एक बड़ी जानकारी दे रहा है। सत्संग खत्म होने के बाद कैसे फरार हुआ बाबा, ये जानकारी है TV9 भारतवर्ष के पास। CCTV में कैद है बाबा के काफिले की तस्वीर। मैनपुरी नेशनल हाईवे पर लगे कैमरों में कैद हुई थी ये तस्वीरें। कई गाड़ियों के साथ जाता दिखा बाबा साकार हरि। 2 जुलाई को दोपहर लगभग 1:40 के बाद हाथरस के फुलरई गांव से निकलने के बाद नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का काफिला निकलता है और स्टैंपेड होने के बाद अब तक वो काफिला सहित बाबा लापता है। सवाल यह है कि पिछले 100 घंटे के ज्यादा वक्त से बाबा कहां पर है, इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। TV9 भारतवर्ष इन्वेस्टिगेट कर रहा है। हमने कई पेट्रोल पंप, कई ढाबे और कई टोल पर हम गए और ये जानने की कोशिश की कि बाबा हाथरस से निकलने के बाद किस तरफ जाता है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमने ये पाया कि बाबा मैनपुरी की तरफ बढ़ रहा है और लगभग हाथरस के फुलरई से 40 किलोमीटर आगे जो ये टोल पड़ता है, हम उसके CCTV स्ट्रांग रूम में मौजूद हैं। और ये बड़ी सी स्क्रीन देखिए, सबसे पहले इस स्क्रीन पे मैं आपको वो तारीख दिखाऊंगा, मेरे कैमरा पर्सन अमित आपको दिखाएंगे। 2 तारीख 7वां महीना 2024 मंगलवार का दिन और 1:59। मतलब ये है
ये सीसीटीवी आप देखेंगे कि 1:40 पर वो फुलरई से निकलता है और 1:59 पर इस हाईवे से, इस टोल के पहले पड़ने वाले फ्लाईओवर को क्रॉस करता है। भैया जरा प्ले करिए और अब हम आपको उसका काफिला दिखाएंगे। ये काफिले की पहली गाड़ी है। अब इसके बाद लगभग 12 गाड़ियां साथ में दिखेंगी और पर्दे वाली गाड़ी बाबा की है। पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी और इसके बाद चौथी गाड़ी, पांचवी गाड़ी, छठी गाड़ी, सातवीं गाड़ी, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और ये 12वीं। ये 12 गाड़ियों के काफिले से बाबा यहां से क्रॉस करता है और 100 घंटे से बाबा इन गाड़ियों के काफिलों के साथ लापता है। कोई ये बता पाने में सक्षम नहीं है कि बाबा को जमीन निकल गई या आसमान निकल गया। बाबा मैनपुरी गया, लखनऊ गया, अयोध्या गया, कहां गया किसी को नहीं पता है, लेकिन हम उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा हाथरस से निकलने के बाद मैनपुरी के रास्ते में गया है। हम ये चौथा सीसीटीवी फुटेज आपके सामने पेश कर रहे हैं जो इस बात का सबूत है। एक बार फिर से जरा आप प्ले करिए, 30 सेकंड पीछे करिए और उस विजुअल्स को एक बार फिर से दिखाइए। एक बार फिर से इस बड़े स्क्रीन पर आप देखिए, 2 तारीख को 7वें महीने में मंगलवार 1:59 पर बाबा का काफिला इस फ्लाईओवर को कैसे क्रॉस करता है और इसके अलावा उस टोल पे भी क्रॉस करता है और बाबा का टोल तक नहीं लगता क्योंकि हूटर बजाती हुई गाड़ियां। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अहम राजनीतिक खबर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के दिल्ली दौरे से जुड़ी। दिल्ली दौरे के दौरान अलग अलग मुलाकातों का सिलसिला जारी है। ये देखिए तस्वीरें। चंद्रबाबू नायडू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में है और तमाम राजनेताओं से उनकी मुलाकात का सिलसिला जारी। आमोद राय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, चंद्रबाबू नायडू की तस्वीरें हम देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की है। दिल्ली दौरे का इस बार पूरा एजेंडा क्या है? देखिए, पिछले 2 दिनों से चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में है समीर, और लगभग 10 से ज़्यादा मंत्रियों से मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, उनकी मुलाकात गृह मंत्री से हुई और आज जो अहम मुलाकात उनकी हुई है उसमें महत्वपूर्ण ये है कि आज वो गृह मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। उसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले, नीति आयोग के जो सीईओ हैं उनके साथ उनकी मीटिंग हुई और फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से मिले। तो उनकी जो मुलाकात थी मुख्य तौर पे ये है कि आंध्र प्रदेश का जो फिनेंशियल हालत है, जो आर्थिक हालत है राज्य का, वो ठीक नहीं बताया जा रहा है और उसके लिए वो चाहते हैं सहयोग, केंद्र सरकार उनका सहयोग करे और इसके लिए अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग क्षेत्र में कौन मंत्रालय से क्या सहयोग हो सकता है। चूंकि एनडीए की सरकार दिल्ली में भी है और एनडीए की सरकार आंध्रा में भी है, तो कैसे उनके राज्य की माली हालत को सुधारा जा सकता है, कैसे वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जा सकता है, वहाँ की राजधानी का निर्माण होना है उसको कैसे बेहतर ढंग से निर्मित किया जा सकता है, तो ये अमरावती को कैसे एक बेहतर सिटी के रूप में डेवलप किया जा सकता है। इन तमाम विषयों पर वो यहाँ नेताओं से मिल रहे हैं और राजनाथ सिंह जो एनडीए के एक तरह से कन्वीनर का भी काम देख रहे हैं, उनके साथ उनकी बैठक भी हुई है और जेपी नड्डा जो अध्यक्ष है बीजेपी के, उनके साथ भी बैठक हुई है। तो कुल मिलाकर एक ये पहली बैठक थी। जब मुख्यमंत्री का शपथ लेने के बाद वो दिल्ली आए थे तो औपचारिक बैठक तो थी ही, साथ ही राज्य का कैसे कायाकल्प किया जाए, आर्थिक हालत कैसे सुधारी जाए, क्योंकि वहाँ की माली हालत अच्छी नहीं बताई जा रही है, राज्य में फाइनेंशियल स्टेटस खराब है, उसको कैसे सुधारा जाए, इस बाबत ही ये सारी बैठकें हुई हैं। समीर, बहुत शुक्रिया आमोद आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद चंद्रबाबू नायडू का ये पहला दिल्ली दौरा, जिसमें तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है। और आमोद अभी जिन मुलाकातों का जिक्र कर रहे थे उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू ने स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी उनकी मुलाकात हुई। और अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे किस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की है। ये तीनों तस्वीरें आपके सामने। और इस बीच अहम जानकारी ये भी है कि बीजेपी ने राज्य प्रभारियों का ऐलान किया है। 24 राज्यों के बीजेपी ने प्रभारी के नामों की लिस्ट जारी की है। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बने हैं सतीश पुनिया, हिमाचल बीजेपी के श्रीकांत शर्मा प्रभारी बनाए गए हैं। झारखंड से बीजेपी ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी को प्रभारी बनाया है। वहीं बिहार बीजेपी प्रभारी बने हैं विनोद तावड़े।
आनंद पांडे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, वो महत्वपूर्ण नाम जो इन प्रभारियों की लिस्ट में है और वो ऐसे नाम जो अब एक नए किरदार में, नई भूमिका में बीजेपी के नजर आएंगे, डिटेल में बताइए उनके बारे में। जी देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी ने अपने जो राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारियों हैं उनके नामों का ऐलान किया है और चुनावों के बाद कई दौर की बैठकें हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ। उसके बाद इन नामों को तय किया गया। लेकिन अगर सूची को देखें तो ये बात पता चलती है कि बीजेपी ने जो पहले प्रभारी थे ज़्यादातर उन्हीं पर ही भरोसा जताया। कोई अगर कुछ एक नाम छोड़ दें हम, जैसे हरियाणा में सतीश पूनिया हो, अनिल एंटनी हो, इन लोगों को अगर छोड़ दे, ज़्यादातर नाम ऐसे हैं जो कि पहले से प्रभारी थे। बीजेपी ने उन पे फिर से एक बार भरोसा जताया है। लेकिन खास बात यह है कि यूपी हो या फिर अगर हम उड़ीसा की बात, पश्चिम बंगाल की बात करें या राजस्थान की बात करें, ऐसे राज्य जहां पे बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा, वहां के प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति बीजेपी ने अभी नहीं की है। लेकिन एक बात और गौर करने वाली है कि बीजेपी ने अपनी दूसरी पीढ़ी के नेताओं को ही ज़्यादातर जिम्मेदारी दी है इस लिस्ट में, और उसमें ज़्यादातर नाम ऐसे हैं जो कि एमएलए भी हैं या फिर एमएलसी हैं। यानी कि बीजेपी आगे की लीडरशिप को तैयार कर रही है, उनको जिम्मेदारी दे रही है, उनको एक्सपोजर दे रही है ताकि बीजेपी का संगठन और मजबूत हो सके। और एक मैसेज और जा रहा है कि जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अभी अध्यक्ष हैं और उनका कार्यकाल लगभग खत्म होने को आ गया, तो ऐसे में एक चर्चा थी क्या वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो ऐसे में लग रहा है कि बीजेपी आगे जो बढ़ेगी वो जेपी नड्डा के साथ ही, बीजेपी एक बार फिर से चुनावों से पहले अपने तेजी में जो कार्यक्रम के लिए वो जानी जाती है, उस तेजी में नजर आ रही है। इसी दौरान प्रभारियों की लिस्ट जारी की गई है जिसमें जानकारी ये भी है कि संबित पात्रा को बड़ा पद दिया गया है। शुक्रिया आनंद आपका। आगे बढ़ते हुए नीट यूजी परीक्षा की बात कर लेते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार का हलफनामा, इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है। लीक के सबूत तक परीक्षा रद्द करना सही नहीं है, ये बात कही गई है। परीक्षा रद्द लाखों होनहार छात्रों से धोखा होगा। नीट यूजी के परिणाम घोषित हो चुके हैं, अभी पूरी परीक्षा को रद्द करना ठीक नहीं है, सरकार की ओर से यह हलफनामा दिया। नीट यूजी परीक्षा लीक मामले में सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने कहा कि वो इस परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहती। सरकार ने हलफनामा दायर कर कोर्ट से कहा है कि जब तक ये सबूत नहीं मिल जाता कि पूरे देश में पेपर लीक हुआ है, तब तक पूरी परीक्षा को रद्द करना ठीक नहीं होगा। हलफनामे में कहा गया है कि नीट यूजी के परिणाम घोषित हो चुके हैं, ऐसे में परीक्षा रद्द करना लाखों होनहार परीक्षार्थियों के साथ धोखाधड़ी होगी। शिक्षा मंत्रालय ने दाखिल हलफनामे में ये भी कहा है कि सरकार और उसके निकाय सभी प्रतियोगी परीक्षाएं सही और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। परीक्षाओं के मद्देनजर प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की जांच के बारे में भी बताया। सरकार ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई ने कई राज्यों में पेपर लीक मामले पर विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।